This is our first case study जिसमें हमने पिछले लेक्चर में इसके फर्स्ट पार्ट में ये देखना शुरू किया था कि जो सिग्नल हमें अल्ट्रासोनिक सिग्नल्स हमें मिलते हैं फ्रॉम डिफेक्ट्स, वो उनकी शक्ल और एक्चुअली डिफेक्ट्स की अपनी मॉर्फोलॉजी वो कैसे लिंक्ड अप है। अब हमने ये देखना है कि एनर्जी डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये वाली चीज EDS, जो कि SEM के अंदर ही इक्विप्ड है, दिस इज द इक्विपमेंट, इसकी एनालिसिस किस तरह हमें हेल्प करेगी रूट कॉज तक पहुंचने में डिफेक्ट्स के। तो एक तो ये फेलियर स्टडी है जो इंटरेस्टिंग इन इटसेल्फ है, दूसरा आपको ये इंट्रोड्यूस कराएगी कि किस तरह से EDS के रिजल्ट्स को हम मीनिंगफुल कंक्लूजन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनकी लिमिटेशंस भी और इनकी स्ट्रेंथ भी, दोनों चीजें हम देखेंगे। इन टर्म्स ऑफ SEM, हम क्या कर रहे हैं कि हम सैंपल की सरफेस की इमेज देख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम अपनी पसंद के पॉइंट्स चुन रहे हैं, और इन पॉइंट्स को चुन के हम क्या कर रहे हैं कि उन पे हम इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करके और उनकी EDS एनालिसिस कर रहे हैं। तो EDM स्पेक्ट्रम आ रहा है। ये जो EDM स्पेक्ट्रम आएगा, इसको फिर SEM का सॉफ्टवेयर जो इसमें या इसके सिस्टम में यहाँ मौजूद है, वो इसको, इस स्पेक्ट्रम को कन्वर्ट करेगा इनटू केमिकल कॉम्पोजिशन। जो रिजल्ट हमें मिलता है केमिकल कॉम्पोजिशन का, ये SEM दोनों में देता है। जिसका सॉफ्टवेयर है ये वेट परसेंट में भी देगा और एटॉमिक परसेंट में भी देगा। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। पहले रीकैपिंग व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट लेक्चर, कि हमने क्या किया था कि हमने अल्ट्रासोनोग्राफी की थी एक लॉट ऑफ डिफेक्टिव पाइप्स की, पाइप जिनमें डिफेक्ट्स थे उनकी हमने अल्ट्रासोनोग्राफी की थी। और वहां से क्या किया था कि वहां से हमने देखा था कि ये जो डिफेक्ट की से रिफ्लेक्शन आ रही है, इससे हमने सॉर्ट किया था कि कौन कौन सी जगह डिफेक्टिव है। हमने यहाँ से आइडेंटिफाई कर लिया डिफेक्ट कहाँ है, उसकी लोकेशन को, और उसके बाद वहां से हमने सैंपल काट के उसकी माइक्रोस्कोपी की। माइक्रोस्कोपी के रिजल्ट्स को और इन चीजों को हमने इंटरलिंक किया था अपने इस केस स्टडी के पहले पार्ट में। और कंक्लूजन क्या मिला था कि हमें 3 मुख्तलिफ किस्म के मॉर्फोलॉजीज मिली थी क्रैक्स की, 3 मुख्तलिफ रीजंस की। ठीक हो गया। आज हमने क्या करना है, आज हमने इसमें ऐड करना है ये EDS के डाटा को, और जब EDS का डाटा भी इस इंफॉर्मेशन के साथ मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा, EDS डाटा लीड्स टू फेज एनालिसिस। फेज एनालिसिस नॉर्मली XRD में होती है, लेकिन XRD तो एक बल्क की देगा ना, लोकलाइज किसी डिफेक्ट के पॉइंट की तो नहीं देगा। तो SEM में ये एडवांटेज है कि एक पॉइंट की भी एनालिसिस ये कर सकता है। तो उस एनालिसिस के रिजल्ट को हम यूज करेंगे फॉर फेज एनालिसिस, और फिर हम इस EDS के डाटा से अंदाजा लगाएंगे कि जो फेजेस कौन से हैं और उन फेजेस का सोर्स क्या था। आया ये एल्यूमिनियम का स्क्रैप था, या टाइटेनियम, वेनेडियम, बोरॉन का जो पाइप हम फीड कर रहे थे, ये वहां से आए हैं एलिमेंट्स। ये जो डिफेक्ट्स आए हैं इनका रूट कॉज ये है, या इनका वो रिफ्रैक्टरी है जो फर्नेस की रिपेयर में या फर्नेस की लाइनिंग में या लाउंडर में इस्तेमाल हो रही, या और कोई सोर्स है। ठीक, और फिर ये इनकंक्लूसिव ये सारी स्टडी हमें कहाँ लीड करेगी, ये लीड करेगी कि हम ये वाला एक क्विक से टेस्ट करें और इस कंक्लूजन पे आ जाएं। बीच की सारी चीज जो है वो हमें बार बार ना करनी पड़े। तो क्विक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, यानी कि अल्ट्रासोनिक सिग्नल may indicate the source of the defect, may indicate the source of defect। और जब अगर सोर्स हमें मालूम है तो क्या होगा, तो फिर वी कैन टेक द रेमेडियल मेजर्स। हमें अगर पता होगा कि स्क्रैप से एक मसला आ रहा है
तो हम क्या करेंगे कि एक्शन लेंगे और स्क्रैप की क्वालिटी बेहतर करेंगे, स्क्रैप की क्वांटिटी चेंज कर देंगे। यहाँ से आ रहा है तो इसके साथ जो अप्रोप्रिएट एक्शंस हैं वो ये लेंगे कि किस रेट से इसको फीड करना है, कहाँ फीड करना है, लिक्विड का टेम्परेचर क्या हो जब फीड करें। यहाँ से आ रहा है तो अगेन ये जो पाउडर से मेंटेनेंस करते हैं उसमें कुछ चेंजेस लाएं हम, या रिफ्रैक्टरी बेहतर इस्तेमाल करें क्वालिटी की, या फिल्टर बेहतर इस्तेमाल करें। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप दैट इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम वी टेक द रिमेडियल मेजर्स। सीधा सीधा क्या है कि क्वालिटी वाला चेक करे और जो मैनेजमेंट है वो उसके चेक पे डिसीजन ले सके। इट्स अ वेरी फ्रूटफुल वर्क टू डू, ऑल्दो अंडरग्रेड लेवल पे था, डाटा इसमें लिमिटेड सैंपल्स का है, बट दिस इज ए अप्रोच के काम किस तरह किया जा सकता है। जी, कमिंग टू व्हाट ईडीएस एनालिसिस इज गिविंग अस। अब जैसे हमने पहली स्लाइड में देखा कि एसईएम में हमें तस्वीर नजर आई, सैंपल की इमेज नजर आई। हमने क्या किया, हमने नंबर 1 पे यहाँ फोकस कर दिया अपनी बीम को, छोटे से स्पॉट को यहाँ फोकस कर दिया, और क्या किया कि यहाँ उससे कहा कि इसकी हमें एनालिसिस कर दे इस स्पॉट। उसने हमें ये नंबर 1 स्पॉट की एनालिसिस दे दी। इसमें ऑक्सीजन इतनी परसेंटेज आ रही है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, और जो परसेंट है ये मैंने जहाँ लिखी है ये एटॉमिक परसेंट। क्यों एटॉमिक परसेंट है कि ये हमें इंडिकेट कर रही है कि रेशियो ऑफ एटम्स कितने हैं। हम यहाँ से फेजेस की तरफ जाएंगे ना, तो अगर मैंने फर्स्ट क्लास डिसीजन लेना है कि Al2 और 3 है या नहीं है, तो सीधा सीधा सा मैं एल्यूमिनियम के यहाँ से 2 लूंगा और ऑक्सीजन के 3 लूंगा। ठीक, तो एटॉमिक परसेंट लीड्स टू फेज एनालिसिस। नॉर्मली एटॉमिक परसेंट में दी नहीं जाती, वेट परसेंट में दी जाती है। और इसी तरह से ये वंस के बाद फिर मैं अपने स्पॉट को किसी और जगह ले गया, और ये स्पॉट 2 की एनालिसिस है जिसमें ऑक्सीजन इज 32%। ठीक है ना, बास केसेस में ऑक्सीजन इज एज हाई एज 50%। आधी ऑक्सीजन है और आधा एल्यूमिनियम है, सिंपली Al2O3 के आसपास का कोई कॉम्बिनेशन बन रही है ये। ठीक है ना, ऑक्सीजन इन केसेस में हाई है, ये ऑक्सीजन हाई है। इससे पहले कि मैं कोई कंक्लूजन्स लूं, जरा हम ये देख लें कि मैंने अपने फाइन से स्पॉट को, इलेक्ट्रॉन बीम का जो स्पॉट है वो एक ब्राइट सा स्पॉट नजर आ रहा होता है, उसको मैंने इस सैंपल के सेंटर में फोकस किया। ठीक है ना, तो अब एनालिसिस जो ये मुझे दे रहा है वो दे किस तरह रहा है, वो है क्या चीज। आपने किसी कोर्स में इसको पढ़ा भी होगा, मटेरियल कैरेक्टराइजेशन में, एक दफा उसको दोहरा लेते हैं। ठीक है ना, अब मैं क्या करूं, मैं इस सैंपल का क्रॉस सेक्शन यहाँ से लूं, और यहाँ सरफेस से मैं डेप्थ में इसको देख रहा हूँ, फ्रॉम सरफेस टू डेप्थ। ठीक, तो मैंने क्या किया है, मैंने ये सेक्शन लिया है, ये मेरा मैट्रिक्स है, ये मेरी सरफेस है, और यहाँ मैं डेप्थ में आ रहा हूँ, मैंने यहाँ क्रॉस सेक्शन लिया है। तो सरफेस पे क्या है, यहाँ मेरे पास ये इंक्लूजन्स मौजूद है सरफेस पे, ये 2 इंक्लूजन आ गए। अब मैं क्या करूंगा, ऊपर से बीम को मैं इसके सेंटर में कहीं छोटी सी बीम लेके और इसको बीम को यहाँ फोकस करूंगा, ताकि मैट्रिक्स का इफेक्ट ना आए, सिर्फ सरफेस मेरे जो भी स्पॉट है वो फोकस रहे प्रेसिपिटेट के ऊपर। मैंने यहाँ फोकस कर दिया अपनी बीम को। याद है कुछ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से अब ट्रांसफर हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, जो मैट्रिक्स के एटम हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। इंटरैक्शन जो है, क्योंकि इनकी एनर्जी है, कुछ ज्यादा एनर्जी है, तो इंटरैक्ट कर रहे हैं, इनके पास एनर्जी कम है। तो एक मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन होती है जो बताती है कि मेरा एनर्जाइज्ड वॉल्यूम क्या है नीचे। तो रफली मेरे पास इस किस्म का एनर्जाइज वॉल्यूम बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 2 फेजेस हैं तो ये थोड़ा बहुत डिफॉर्म्ड होगा ये, वरना ये ऑलमोस्ट ये बॉटल शेप का बनता है। ये वो जगह है जो एनर्जाइज हो चुकी है, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, हायर शेल्स में चले गए। जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी हायर एनर्जी शेल्स में चले जाएंगे और वापस आएंगे तो क्या इमिट करेंगे, क्या इमिट करेंगे, एक्सरेज इमिट करेंगे। तो ये जो एक्सरेज निकल रही हैं अब ये एक्सरेज क्या करेंगी मुझे, ये मैं एक्सरेज में यहाँ डिटेक्टर लगाऊंगा और इन एक्सरेज को मैं कैच कर लूंगा। तो जो एक्सरेज एल्यूमिनियम के एटम से निकलेंगी वो एक अलग होंगी, जो मैग्नीशियम के एटम से निकलेंगी वो अलग होंगी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगी। ठीक है, तो ये मुझे
सॉफ्टवेयर जो है वो जो हार्डवेयर है वो इस किस्म का स्पेक्ट्रम देगा कि यहाँ पर मेरे पास इनकी एनर्जी है और यहाँ इनकी इंटेंसिटी है, और सॉफ्टवेयर इसको कन्वर्ट कर देगा इस एनालिसिस। ठीक, तो अगर ये मेरे पास प्रेसिपिटेट था तो मेरे पास सिग्नल अब कहाँ से आ रहे हैं? इस पूरे इलाके से आ रहे हैं सिग्नल, इस पूरे इलाके से सिग्नल आ रहे हैं। एक दूसरा स्पॉट लूं जो एक अलग प्रेसिपिटेट है, ऊपर से तो मुझे प्रेसिपिटेट नजर आ रहा है ना, अब डेप्थ में कहाँ तक है ये तो मुझे नहीं मालूम, ये डेप्थ तो मैं नहीं देख रहा। तो डेप्थ अगर इसकी कोई और शेप है तो, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन्स अपने एक एनर्जाइज्ड सिमुलेशन बताएगी कि एक रीजन बना रहे हैं, तो वहां से एक्सरेज आएंगी। ठीक हो गया, तो यहां से स्पेक्ट्रम बनेगा। अब कंक्लूजन क्या हुआ, क्या गैस है आपका, इस चीज का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि इस सरफेस के ऊपर मैं देख रहा हूं कि मैंने अपने स्पॉट को यहाँ फोकस किया, इस जगह फोकस किया है, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि एनालिसिस कहाँ से आ रही है? प्रेसिपिटेट से आ रही है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि इतनी तो प्रेसिपिटेट से आ रही है लेकिन उससे कहीं ज्यादा मैट्रिक्स से आ रही है, ठीक है, और जहां प्रेसिपिटेट बहुत गहराई तक नहीं है, सिर्फ शैलो है, सरफेस पे है, वहां तो प्रेसिपिटेट से कम है और मैट्रिक्स से ज्यादा है। तो ये बताने का मकसद क्या था? ये बताने का मकसद ये था कि एसईएम इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग टूल। ये बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है, इसकी जो 1.5 करोड़ की कीमत है वो दे के जब लोग खरीदते हैं तो इसीलिए खरीदते हैं कि इससे बहुत सी काम की चीजें हो सकती हैं। एक काम की चीज ये भी है कि हम अपने जिन जिन फेजेस की एनालिसिस करनी होती है उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और स्पेसिफिकली मैं माइक्रो स्केल पे जाके पार्टिकल्स को सेलेक्ट करता हूं और उनकी एनालिसिस कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि मैट्रिक्स की कॉम्पोजिशन ये है और पार्टिकल की ये बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है। एट द सेम टाइम इसकी लिमिटेशंस भी हैं, और लिमिटेशन क्या है कि मुझे मेरे पास एनालिसिस जो है एक ऐसे इलाके से आती है जो मुझे नजर नहीं आ रहा होता, और देखता मैं कुछ हूं और मिलता मुझे कुछ है। तो ये जो एनालिसिस मेरे पास आ रही है ये मुझे लग रहा है कि यहाँ से है, लेकिन ये सिर्फ यहाँ से नहीं है, ये इसके अलावा भी इसके अंदर सिग्नल्स आ रहे हैं। फॉर मेरे इंटरेस्ट का फिलहाल क्या चीज है? मेरे इंटरेस्ट की चीज ये है कि मैं एज्यूम ना करूं कि जो पार्टिकल 1 पे बैठा है ये उसकी ये उसकी रियली 100% उसकी एनालिसिस है। इस एनालिसिस में इस पार्टिकल का अपना डेफिनेटली रोल है, लेकिन मैट्रिक्स का भी रोल है। ठीक है, अच्छा, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अलग से, अगर मैं ये चाहूं कि मेरे पास एनालिसिस जो है सिर्फ पार्टिकल से आए और मैट्रिक्स से ना आए, तो क्या करूंगा? क्या करूंगा? एक काम तो ये कर सकता हूं कि मैं अपना एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इन इलेक्ट्रॉन्स का कम कर दूं, और ये जो रीजन है मेरे पास अब ये थोड़ा बने, ठीक है ना, तो मेरे पास जो नामालूम इलाका है वो थोड़ा कम हो जाए। दूसरा क्या है जो विच इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग टूल बट वेरी डिफिकल्ट टू मेक, वो है कि मैं अपने सैंपल का एक्सट्रैक्शन रेप्लिका बना लूं। मैं अपने इस सैंपल में ये करूं कि किसी सूरत से मैं इन पार्टिकल्स को तो यहीं रहने दूं, मैट्रिक्स को मैं किसी सूरत से गायब कर दूं। इस टेक्निक को कहते हैं एक्सट्रैक्शन रेप्लिका। तो वहां क्या होता है कि मैट्रिक्स सारा मैं डिसॉल्व कर लेता हूँ, गायब हो जाता है, लेकिन पार्टिकल्स को उनकी जगह से नहीं हिलने देता। इनको मैं एक ऐसी मैकेनिज्म से पकड़ लेता हूँ कि जहां है वहीं रहें। तो इनकी मॉर्फोलॉजी वहीं की वहीं रहती है। मॉर्फोलॉजी ये जिस जगह ग्रेन बाउंड्री पे है, ग्रेन के अंदर है, वहीं रहती है, लेकिन मैट्रिक्स गायब हो जाता है। फिर अगर मैं एनालिसिस करूंगा तो फिर मेरे पास इस मैट्रिक्स का इफेक्ट नहीं होगा। बट दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टेक्निक, और हर पार्टिकल में होना आसान भी नहीं होता। प्रोबेबली हम किसी सब्सिक्वेंट केस स्टडी में एक्सट्रैक्शन रेप्लिका को आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक, कमिंग बैक नाउ, अब इसके बाद एक अगला मसला यह है कि मेरे सैंपल की सरफेस ऑक्सीडाइज होती है, तो आपको पता ही है, या मैंने अगर हाथ से छुआ है, उंगली से छुआ है, तो मैंने अपनी उंगली का ऑयल यहाँ छोड़ दिया है।
तो फिर जब बीम पड़ेगी वो ऑयल बर्न होगा, यहाँ से मुझे कार्बन की पीक मिलेगी। ऑक्सीजन और कार्बन यहाँ पे वैसे ही ज्यादा होगी जो सैंपल में नहीं है। अक्सर ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि वो यहाँ पर जो एनालिसिस करते हैं ऑक्सीजन की पीक इंक्लूड ही नहीं करते। जैसे बास केसेस में मुझे शक है कि इन एनालिसिस में ऑपरेटर ने वैसी ऑक्सीजन को निकाला हुआ है, प्रॉबली, मेरा गैस है। हमने क्या करना है, हमने ये है कि चूंकि ऑक्सीजन एक तो लाइट एलिमेंट है, तो वैसी उसकी इनएक्यूरेट होती है ईडीएस एनालिसिस। दूसरे ये कि ऑक्सीडाइज सरफेस। तो हम फिलहाल ऑक्सीजन को निकाल के फिर देखते हैं कि इसमें कौन से एलिमेंट्स ऑड हैं। ऑक्सीजन अगर 50% होगी तो मैं कैसे कहूंगा कि 40 या 50% एल्यूमिनियम जो है वो ऑड है। अगर मैं ऑक्सीजन निकाल दूं जो सरफेस से आ रही है, तो वैसे एल्यूमिनियम इज वेरी क्लोज टू ऑलमोस्ट 100% बाकियों में। तो मैंने पहला काम क्या किया कि मैंने ऑक्सीजन को मैंने मार्क तो कर लिया कि जहां ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है वहां तो डेफिनेटली कोई ना कोई मसला जरूर है। लेकिन जहां 10-20% ऑक्सीजन है वहां मैं एज्यूम करूं कि ये ऑक्सीजन सरफेस से आ रही है, 10-15% एटलीस्ट। और अब इसके लिए क्या है कि मैं ऑक्सीजन को इस टेबल में से माइनस कर दूं। तो जब मैं ये 24% ऑक्सीजन निकाल दूंगा तो बाकी क्या रह जाएगा, 75%। तो मैं क्या करूं, इसको 100 एज्यूम कर लूं और रिकैलकुलेट कर लूं मैं अपनी परसेंटेज को। तो कंसिडर विदाउट ऑक्सीजन एंड कन्वर्ट टू 100% मेटालिक एलिमेंट्स। ये हम कर लें एक दफा काम, ठीक है, ये हम काम कर लें एक दफा। तो अब हमारे पास ये टेबल आ गया। ये पुरानी ही वैल्यूज हैं, सिर्फ ऑक्सीजन को निकाल के मैंने बाकियों को 100 एज्यूम कर लिया है। अब मेरे पास क्या है यहाँ पे ऑलमोस्ट, या आप ये देख रहे हैं कि मेजॉरिटी केसेस में एल्यूमिनियम 100 के आसपास है। एल्यूमिनियम एलॉय है, ये एल्यूमिनियम एलॉय है ये। लेकिन हर चीज ठीक तो नहीं है ना। कैसे पता चले कि हर चीज ठीक नहीं है? उसका तरीका ये है कि मैं स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन मटेरियल की ले लूं। 6061 एलॉय है। कॉम्पोजिशन किस किस उसमें लूंगा, कौन सी परसेंटेज में? एटॉमिक परसेंट में लूंगा, वेट में नहीं, क्योंकि ये एटॉमिक परसेंट में है। अब मैं देखूं फॉर एग्जांपल मेरे पास में मैग्नीशियम सबसे पहले है, तो मैग्नीशियम स्टैंडर्ड में ज्यादा से ज्यादा 1.2% हो सकता है, ठीक। तो जहां 1 पॉइंट, ये 0.8 है, ये तो ठीक है, ठीक है ना। 1.1 भी मेरे पास ठीक है, 1.4 चलो थोड़ा बहुत ऑफ है, एज्यूम कर लूं कि ये भी ठीक ही है। ड्रास्टिकली ऑफ कहाँ है? 100% मैग्नीशियम, 99% मैग्नीशियम, 3 या 4% के दरमियान मैग्नीशियम। तो दैट इज ऑड, ये मैग्नीशियम ज्यादा है। तो इसको मैं मार्क कर लूं कि यहाँ मैग्नीशियम जो है मेरे पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा है, ये स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन में नहीं हो सकती। और चीजें और क्या है? कैल्शियम। अच्छा, एलॉय में कैल्शियम नहीं डाला जाता, कैल्शियम आता कहाँ से? इस एलॉय में कैल्शियम नहीं डाला जाता, मैग्नीशियम भी नहीं डाला जाता। ये दोनों चीजें आती कहाँ से हैं? ये आती, सर वो जो ये रिफ्रैक्टरी पाउडर का आपने बताया था, रिफ्रैक्टरी पाउडर, बिल्कुल। रिफ्रैक्टरी को मेंटेन। सवाल क्या है? रिफ्रैक्टरी पाउडर का मैंने आपको बताया था, आपका सवाल क्या है? सर वहां से आएगा शायद कैल्शियम और ये बहुत अच्छा मैग्नीशियम। सवाल है, इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है, हमने वहीं तक जाना है अल्टीमेटली, और आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं। लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। रिफ्रैक्टरी जो होती है ना, ये क्या चीज होती है? हाई मेल्टिंग पॉइंट चीजें होती हैं। नॉर्मली सबसे अच्छी रिफ्रैक्टरी कौन सी होती है? एल्यूमिना की, Al2O3। लेकिन जितनी ज्यादा एल्यूमिना की प्योरिटी होती है उतने दो प्रॉब्लम होते हैं। एक तो वो ब्रिटलनेस बढ़ जाती है उसकी, दूसरा प्रॉब्लम होता है कि उसका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, तो उसको सिंटर करना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए हाई टेम्परेचर फर्नेसेस चाहिए होती है। तो नॉर्मली जो रिफ्रैक्टरी बनती है उसमें एल्यूमिनियम के साथ मैग्नीशियम डाल देते हैं, या बाज केसेस में अगर और भी कम क्वालिटी की रिफ्रैक्टरी है तो सिलिका डाल देते हैं। तो सिलिका, मैग्नीशिया और एल्यूमिना, ये रिफ्रैक्टरी से आता है। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है ये होता है फ्लक्सिस से, ये फ्लक्सिस से आता है। फ्लक्सिस में एल्कलाइन या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं।
ठीक, तो बिल्कुल सही पॉइंट है आपका कि जो लिमिट्स लगाई हैं ये इसलिए लगाई हैं कि थोड़ा बहुत जो फ्लक्सेस हम डाल रहे हैं उनमें से भी 100% रिमूव करना उनको मुश्किल होगा। मैग्नीशियम के केस में ये ऐसी बात नहीं, ये 0.8% मिनिमम लिमिट है, तो ये एज ए एलोइंग एलिमेंट इस्तेमाल हो रहा है मैग्नीशियम यहाँ पर, ठीक है ना। कैल्शियम के केस में ये ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पे ऑड केसेस क्या थे हमारे पास, मैग्नीशियम इज टू हाई, और कैल्शियम जो है, कैल्शियम भी मेरे पास मैक्सिमम 0.15 हो सकता था, तो 0.2 तो चले मैं बेयर कर लूँ, थोड़ा बहुत हाई है, लेकिन ये 10 टाइम्स हाई है, 10 टाइम्स हाई है कैल्शियम। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने यहाँ पे जो ऑड केसेस हैं उनको मैं कंपेयर कर रहा हूँ विद नॉमिनल कॉम्पोजिशन। इफ कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट्स आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, तो फिर उनको मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। और जैसे मैंने देखा कि न्यूमरस लोकेशंस आउट ऑफ ये 15 में से कई ऐसी हैं, एटलीस्ट ये मार्क की 3.6 भी ज्यादा है वैसे में, ठीक है ना, 3 टाइम्स इससे ज्यादा है, बल्कि मार्क इसी को करना चाहिए था। तो ये ज्यादा है मैग्नीशियम और कैल्शियम। पॉसिबल सोर्स इज फ्लक्स, पॉसिबल सोर्स इज फ्लक्स। फ्लक्स का काम याद है, हम होल्डिंग फर्नेस में एक लैंसर के थ्रू फ्लक्स पाउडर को विद इनर्ट गैस ब्लो करते हैं। कहाँ करते हैं, पेंदे में। पेंदे में क्यों करते हैं, इसलिए कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड इस भारी होती है, एल्यूमिनियम से वो नीचे बैठती है। स्लैग, एल्यूमिनियम का स्लैग नीचे बैठता है, स्टील का स्लैग ऊपर झाग की तरह आता है। तो इस फ्लक्स को पेंदे में ब्लो करते हैं, तो क्या होता है, ये फ्लक्सेस जो हैं ये स्लैग को हल्का कर देते हैं और स्लैग ऊपर आ जाता है, ठीक। तो अब क्या है कि पॉसिबल सोर्स ये फ्लक्सेस हैं, और फिर जब फ्लक्स जो है उनका काम ही है स्लैग को लेके ऊपर आना, तो इम्कान ये है कि जब ये फ्लक्सेस ऊपर आएंगे लेके, तो इनके साथ और गंद भी होगा, जो चीजें हमारी यहाँ समझ नहीं आ रही हैं और इसमें मौजूद है ज्यादा, वो भी होंगी, ठीक है ना। तो ये जो फ्लक्स पार्टिकल हैं ये जब ऊपर आ गए और ये हमारे बिलेट में चले गए। बिलेट क्या चीज होती है, वो चीज जो कास्ट होती जो कास्ट होती है। जब इसको हमने एक्सट्रूड किया या जिसको हमने कोल्ड ड्रॉ किया, तो क्या किया, अब इसको हम इस पे जोर लगा रहे हैं, स्ट्रेसेस लगा रहे हैं, तो ये ब्रिटल होगा, ये टूट जाएगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डेफॉर्मेशन। तो हमें अपने सैंपल में ये चीजें इस तरह नजर आ रही है, ठीक है ना, ये नजर आ रही है। फ्लक्स ट्रैप्ड, अदर इम्प्योरिटीज, जैसे मैंने कहा काम ही इसका ये कि ट्रैप करे, और अगर कुछ फिल्टर में नहीं फंस सका ये और निकल गया है, दे पास थ्रू द फिल्टर, तो ये क्या होगा, बिलेट में चला जाएगा, और एक दफा बिलेट में चला गया तो कास्ट हो जाएगा, और ड्यूरिंग मेटल वर्किंग, एक्सट्रूजन या कोल्ड वर्किंग, ये क्रैक होगा। क्रैक होकर ये फ्रेगमेंट्स में टूटेगा अलोंग द डायरेक्शन ड्यूरिंग मेटल वर्क, ठीक। तो ये चीज हमारी मोरलेस समझ आ गई, सैंपल 1 में थी। एक और सैंपल लेते हैं, इसमें भी सारा वही काम करेंगे हम, सारी एनालिसिस वैसे ही करेंगे, और यहाँ भी हम यही करेंगे कि जो ऑड कॉम्पोजिशन है उनको हम मार्क कर लेंगे। और यहाँ हमने ये देखा कि ऑड कॉम्पोजिशंस जो हैं, हमारे पास मैग्नीशियम मोरलेस थोड़ा बहुत ज्यादा है, सिलिकॉन कहीं ज्यादा है यहाँ पर, बाकी चीजें ठीक है, कैल्शियम बाज जगहों पे ज्यादा है, लेकिन कंसिस्टेंटली आयरन ज्यादा आ रहा है, कंसिस्टेंटली आयरन ज्यादा आ रहा है। आयरन का सोर्स क्या याद है, आयरन भी ज्यादा आ रहा है, कैल्शियम भी अनडिजायरेबल है, और सिलिकॉन भी ज्यादा आ रहा है, तो इनके सोर्स याद है। कैल्शियम इज कमिंग फ्रॉम फ्लक्स, जैसे मैंने अभी कहा। हाई आयरन कहाँ से आ रहा है, कई जगह से आ सकता है। एक तो स्क्रैप, स्क्रैप क्या चीज होती है, जो एल्यूमिनियम हमने पिघलाया उसके बाद हमने इसकी मशीनिंग करनी है। मशीनिंग करेंगे किससे, किसी स्टील के बिट से करेंगे, हाई स्पीड स्टील के बिट से। तो जो बिट की रगड़ है वो एल्यूमिनियम में ट्रैप हो सकती है थोड़ी बहुत। फिर ये कि जो टूलिंग है हमारी, हमने स्लैग को किसी चीज से खींच के निकालना है ना फर्नेस में से, लिक्विड मेटल जब है सरफेस पे स्लैग आ गया है, जो फ्लक्स ऊपर लेके आया झाग की तरह, उसको हमने एक बेलचे की तरह किसी चीज से या स्पेड की तरह किसी चीज से बाहर निकालना है। तो जो वो हम बाहर निकाल रहे होंगे वो स्टील का होगा, तो वो भी थोड़ा बहुत डिजोल्व हो सकता है। तो
आयरन जो है उसके कई सोर्सेज हो सकते हैं, या आयरन के कई सोर्सेज हो सकते हैं। सिलिका के सोर्सेज, जिस तरह आपने कहा कि जो रिफ्रैक्टरी पाउडर है, रिफ्रैक्टरी पाउडर इज ए पॉसिबल सोर्स ऑफ सिलिका। खुद रिफ्रैक्टरी अपने खुद घिस घिस के वेयर हो रही है, वो भी सोर्स है। लाउंडर, जिस नाली में से बह के लिक्विड मेटल आता है। फिर ये कि जो अगर स्क्रैप हम ले रहे हैं, तो स्क्रैप जितना बारीक होगा उतनी सरफेस ज्यादा होगी, जितनी सरफेस ज्यादा होगी उतने डस्ट पार्टिकल ज्यादा होंगे। डस्ट पार्टिकल इज सिलिका। तो ये सारे सोर्सेस हो सकते हैं सिलिकॉन के। तीसरा सैंपल लेते हैं, लेकिन हमने कोई 11 सैंपल लिए थे। हर सैंपल पे हमने कितनी जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे एनालिसिस की थी रैंडमली, ताकि कि स्टैटिस्टिकल डाटा जनरेट हो। इस केस में सैंपल नंबर 11 में ये 10 जगहों पे एनालिसिस की थी, और ये उसका डाटा है। या भी व्हाट वी हैव डन इज कि हमने जो और सी चीजें थी उनको हमने मार्क कर लिया। टाइटेनियम हमारे पास ज्यादा है, वेनेडियम ज्यादा है। देखा, टाइटेनियम, वेनेडियम, सोडियम ज्यादा है। ठीक है, तो इनके सोर्सेस क्या हैं? टाइटेनियम वेनेडियम का सोर्स याद है? वो जो हम वायर फीड कर रहे थे ना आखिर में, बिल्कुल कास्टिंग से थोड़ा सा पहले, वो किस चीज का था? वो टाइटेनियम वेनेडियम बोरॉन का था। बोरॉन के एनालिसिस ऐसी हमने दिखाएगा, अगर होगा भी। बोरॉन छोटा एटम होता है। तो टाइटेनियम वेनेडियम जो है वो हाई है कई लोकेशंस के ऊपर, और इसका सोर्स इज फीड वायर। सोडियम कहाँ से आ रहा है? सोडियम इज, जितने हमने कहा कि एल्कलाइन मटीरियल मेटल्स या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, वो सब के सब फ्लक्स से आते हैं। तो 7% सोडियम, 5%, 12% सोडियम डेफिनेटली फ्लक्स से आ रहा है। तो अब कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन ये हुआ कि हमारे पास जो पोटेंशियल सोर्सेज इंक्लूजन्स के हैं उनकी टाइप्स हैं। पहले तो आयरन सिलिकॉन ज्यादा है, आयरन मैग्नीशियम सिलिकॉन की कॉम्बिनेशन कहीं ज्यादा है। हाई एल्यूमिनियम है जिसमें कई किस्म की इम्प्योरिटीज मौजूद है। जो मैं यहाँ समराइज कर रहा हूँ, ये सिर्फ ये 3 रिजल्ट्स नहीं है, बल्कि 13 से। एक्चुअली वी स्टार्टेड विद 16 सैंपल्स। तो 16 में से 13 थे जिनके क्रैक्स हमने मेटलोग्राफी से डिटेक्ट कर लिए थे। तो उन 13 सैंपल्स के ये दर्जनों एनालिसिस हैं, और उनके यहाँ रिजल्ट्स हैं। और फिर सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो एल्कलाइन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, वो भी हमें मिले हैं। फिर टाइटेनियम वेनेडियम हमें मिला है। ठीक है ना? तो इनके सोर्सेज क्या है? इसका सोर्स इज स्क्रैप सब, और ज्यादातर मशीनिंग स्क्रैप जो बारीक होता है, जो जिसमें मशीनिंग का टूल लगता है काटने के लिए, और जितनी सरफेस ज्यादा होगी टूल ज्यादा लगा होगा। फिर वो टूलिंग जो मेल्टिंग की शॉप में इस्तेमाल होती है, जैसे कि डी स्लैगिंग के टूल्स हैं जो स्टील के बने हुए होते हैं। ठीक है, वो स्टील के बने हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि स्टील का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। एल्यूमिनियम का जो मोल्टन मेटल है वो 800 के आसपास होता है। एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट 660 है, एलॉयज का और कम होगा। तो फर्नेस में जो लिक्विड मेटल होता है वो 800 के आसपास होता है। तो अगरचे कि ये जाहिर है कि जब जब मैं स्पेड से खींच रहा हूँ स्लैग को, तो इन अ वे वो वेयर आउट होता है, थोड़ा बहुत सॉफ्ट हो ही जाता है टेम्परेचर। अल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, जिस तरह आपने कहा रिफ्रैक्टरी पाउडर, विच वाज करेक्ट, कि खुसूसन जहाँ पे स्लैग और मेटल का इंटरफेस बनता है, वहां से ये सरफेस खाई जाती है रिफ्रैक्टरी के अंदर। ये रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स सारी लगी हुई। तो वहां पे क्या करते हैं फिर हम, इन बिटवीन दी मेल्टिंग्स हम मेंटेनेंस करते हैं, ये पाउडर स्प्रे करते हैं ताकि वहां चिपक जाए। फिर फर्नेस गर्म करते हैं ताकि सिंटर हो जाए। लाउंडर, वो नाली, ये नालियां जो है जिनमें से गुजर के मेटल कास्ट होता है। ठीक, तो ये सब रिफ्रैक्टरी मेटल की हो। स्लैग, स्टील के केस में स्लैग ऊपर होता है, एल्यूमिनियम के केस में स्लैग नीचे होता है। लेकिन जब हम फ्लक्स को नीचे ब्लो करते हैं तो फ्लक्स इस स्लैग को लेके ऊपर आता है झाग की तरह। फिर इसको स्केम आउट कर लेते हैं। अब स्लैग क्या है? स्लैग का काम ही है कि गंद को अपने साथ निकाल के लाए। तो जब भी स्लैग का पार्टिकल कहीं फंसेगा तो हमें ऑड किस्म की सिल्वर तक नजर आएगा। सिल्वर कहाँ से आता है? बाज एलॉयज हैं जिनमें सिल्वर की एलॉइंग भी की जाती है। तो अगर हमने स्क्रैप खरीदा है तो किसने में कौन से स्क्रैप बेचे हमें नहीं मालूम।
तो नॉर्मली जो फैक्ट्री रिटर्न स्क्रैप होता है ये ज्यादा कीमती समझा जाता है, इसलिए कि इसको हम सॉर्ट करके रख सकते हैं। हर किस्म के अलॉय का डिब्बा अलग बना सकते हैं कि ये 2000 सीरीज का स्लैग है, स्क्रैप है, ये 6000 सीरीज का स्क्रैप। ये आप अच्छी तरह वाकिफ हो गए अब आप लोग। ये एल्कलाइन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स फ्लक्सेस से आते हैं। फ्लक्सेस कई किस्म के होते हैं। कवरिंग फ्लक्स वो होता है जो मेल्टिंग के दौरान सिर्फ फ्लक्स डाल देते हैं ताकि एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज ना हो, ये कवर करता है। डी स्लैगिंग जो स्लैग को निकालने में मदद करे। रिफाइनिंग जो फाइनली जब कॉम्पोजिशंस को हम एडजस्ट कर रहे होते हैं और रिफाइनिंग प्रोसेस में डालते हैं मेटल को, ये वो स्लैग, इनकी कॉम्पोजिशंस थोड़ी थोड़ी फर्क होती हैं। ये जो एल्कलाइन और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इसके अंदर इनकी कॉम्पोजिशन भी फर्क होती, बेसिकली यही इनकी क्लोराइड्स और फ्लोराइड्स। ये वाली चीज याद है कि जब आखिर में ये लिक्विड मेटल बहता हुआ आ रहा था तो ये वायर हम फीड कर रहे थे। किस लिए कर रहे थे? ताकि हम टाइटेनियम वेनेडियम बोरॉन को इस स्टेज पे डाल दें। इनकी एफिनिटी ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा है। शुरू में डालेंगे ये सब ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो आखिर में डालते हैं ताकि ऑक्सीडेशन कम हो इनकी, और इनका काम है मॉडिफायर का। लेकिन अगर ये ऑक्सीडाइज खुद होके और ये ट्रैप हो गए मेटल में तो फिर जाहिर है कि ये फिर इंगट में भी आएंगे और मसला। तो ये क्या चीज थी? ये समरी थी उन सोर्सेज की जहां से कि इंक्लूजन आ सकते हैं। लेट अस कंक्लूड अवर टॉक कि हमने क्या किया। हमने पहले लेक्चर में जो इस एनालिसिस का पहला लेक्चर था उसमें हमने ये किया, अल्ट्रासोनिक सिग्नल्स को और माइक्रोस्कोपी की इमेज के साथ लिंक किया, और हमने क्लियरली अपने आप को डिफाइन कर दिया कि तीन किस्म की हमारे पास मॉर्फोलॉजीज आ रही हैं। फाइन क्रैक्स हैं। फाइन क्रैक कहाँ है? क्योंकि मटेरियल मेरा ब्रिटल हो गया ड्यू टू सम कंपोजिशन डिफरेंस, वहाँ कॉपर आ गया फॉर एग्जांपल। तो फाइन क्रैक्स कहाँ है? जहाँ ये मेटल घुसा है, ऑक्साइड्स नहीं घुसी, और उसने क्या किया है, मेटल को ब्रिटल बना दिया ड्यूरिंग डेफॉर्मेशन। ये क्रैक्स बन गए। डेफॉर्मेशन कब हुई थी? ड्यूरिंग एक्सट्रूजन या कोल्ड वर्किंग। क्वेंचिंग से भी हो सकते हैं, क्वेंचिंग क्रैक्स भी आ सकते हैं। उसके बाद इंक्लूजन्स, ये हमने बहुत तफसील से देख लिया। जहां इंक्लूजन्स होंगे वहां क्रैक भी जनरेट होगा, लेकिन कॉज क्या है? इंक्लूजन कॉज है। तो ये हमारे पास सबसे ज्यादा थे, मोर देन 50%। फिर बाज जगहों पे श्रिंकेज कैविटीज या पोरोसिटीज, ये कहाँ आती हैं? जहां गैस ट्रैप हो जाए मेटल में। कौन सी गैस? हाइड्रोजन सबसे ज्यादा नुकसानदेह होती है। हाइड्रोजन को निकालने के स्पेशल अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है ना। स्पेशली दो, एक पूरा इक्विपमेंट इसलिए लगता है कि जो डीगैसिफिकेशन करे और हाइड्रोजन को निकाले। तो जो मदानी की तरह चीज घूम रही थी कास्टिंग से पहले, उसका पर्पस ही यही था, डीगैसिंग यूनिट। वो इसी तरह से कि श्रिंकेज कैविटीज, अगर इसमें कोई कास्टिंग के दौरान कोई डिफेक्ट आया है, कोई कास्टिंग रेट में मसला है, तो ये श्रिंकेज कैविटीज अंदर से। तो ये हमारे पहले लेक्चर का कंक्लूजन था। और आज का कंक्लूजन क्या है कि हमने ये एनर्जी डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडीज की, एसईएम की स्ट्रेंथ को इस्तेमाल किया, नोइंग लिमिटेशंस एज वेल, लेकिन उनको हमने कवर किया। कवर कैसे किया? कि हमने सिर्फ वो एनालिसिस ली जो ड्रास्टिकली डिफरेंट। ठीक, तो हमने ईडीएस स्टडी ने क्या इंडिकेट किया हमें कि कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास कहाँ डिफरेंट, और वहां से हम सोर्सेस तक पहुंचे, सोर्सेस तक। और ये वो सोर्सेज है जो अभी हमने डिस्कस किए आपके साथ। So this is probably the conclusion of this case study. इस केस स्टडी में कोई सवाल हो तो कर लीजिए। कोई सवाल है किसी का?